हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 11 फरवरी आल शिफ्ट को लेकर के, यानी कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चंस को लेकर के। उसी प्रकार हम सेकंड शिफ्ट की भी बात करेंगे, थर्ड शिफ्ट की भी बात करेंगे कि थर्ड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में किस टाइप की और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में एग्जामिनर पूछने वाला है। तो आप सभी को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी 11 फरवरी की आल शिफ्ट को लेकर के, यानी कि जीके जीएस की किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आए थे। ठीक है, तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, आज की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, यानी कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो मौर्य समाज के संस्थापक दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि आपके फैक्ट बनेंगे। ठीक है, आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से उठने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपका दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था? तो इसका विकास लक्ष्य था दोस्तों 8.11, यानी कि दर से दोस्तों हमने को क्या करना, हासिल करना। ठीक है, और हमें कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों? हमें दोस्तों 7.9% प्राप्त हुआ है। जबकि अगर आपकी आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि देखिए भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो अवधि की बात करें तो यहाँ पर 2007 से लेकर के 2012 तक दोस्तों इसकी अवधि थी, यानी कि 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष के लिए दोस्तों ये आई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में आपका एग्जामिनर कि सबसे कम समय के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, इज दैट क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, इज दैट क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका जो प्रावधान है, इस मार्गों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना, यही अपना दोस्तों कर्तव्य था। अगर आपने यानी कि इस वाले ये जो आर्टिकल्स लिखी हुई थी, अगर इस लाइन को अगर आपने ऑप्शन वाली को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही उत्तर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका? सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी कि साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो जजों की संख्या के बारे में आपसे पूछा गया है कि कुल कितने जज थे 1950 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर। ठीक है, अगर हम बात करें 1950 में, तो 1950 में आपके 8 जज थे, जो कि 1956 में बढ़ा करके कितने कर दिए गए दोस्तों इनकी संख्या को 11, यानी कि 1956 में 11 हो गए। और ये ध्यान में रखना है कि संसद के द्वारा यानी कि कौन सा अधिनियम के तहत दोस्तों इनकी संख्याओं को बढ़ाया जाता है? तो कौन सी अधिनियम के तहत बढ़ाया जाता है इनकी संख्याओं को? 1956 में सुप्रीम कोर्ट अधिनियम के तहत दोस्तों इनको बढ़ाया जाता है, इनकी संख्या को वृद्धि की जाती है इनकी संख्या में। अब 1960 में कितनी थी इनकी संख्या? 14 थी। फिर 1978 में 18 हो गई है। आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में ये भी पूछ सकता है आपका एग्जामिनर, बताइए कि 1986 में कितने जज थे? तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की संख्या पूछ सकता है, तो कितने बताओगे दोस्तों? 26। ओके, इसके बाद दोस्तों यानी कि 2009 में जजों की संख्या 31 है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? तो इनका हो जाएगा दोस्तों शतरंज। और इनका संबंध किस राज्य से? ये भी आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। ठीक है, तो इनका तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु की दोस्तों रहने वाली है। ओके, इज दैट क्लियर? और इसके बारे में अगर एक और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ सकता है आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ओके, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखते हो कि इनकी उम्र कितनी है? 15 साल की उम्र है इनकी। ठीक है, 15 साल की उम्र है। और इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा फैक्ट बनेंगे आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा था थाईपुस महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है।
और जो कि जनवरी फरवरी माह में दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, पूर्णिमा के दौरान भारत के हिंदुओं में माना जाता है, यानी कि हिंदुओं का त्योहार है ये। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अब ये क्वेश्चन आया है आपकी फर्स्ट शिफ्ट में, ये प्रश्न आया फर्स्ट शिफ्ट का था और इसमें ये पूछा गया था यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों आपका श्रीमती प्रीति सूदन हो जाएगा, जो कि किसका स्थान ली थी, मनोज सिन्हा का दोस्तों स्थान ली है, मनोज सिन्हा का स्थान ली है। वो यानी कि क्वेश्चन इस तरह से आया था कि यूपीएससी के वर्तमान में श्रीमती प्रीति सूदन ने किसका स्थान लिया था, तो ये वर्तमान में इसके चेयरमैन है और इन्होंने किसका यानी कि स्थान लिया था, सॉरी किसका स्थान लिया था, इन्होंने मनोज सिन्हा का इन्होंने स्थान लिया था। ओके, इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है आपकी शिफ्ट में यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत की किस संविधान में है, यानी कि भारत के संविधान की किस आर्टिकल्स में है, तो आर्टिकल्स आपसे पूछे तो दो यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 316 आर्टिकल्स। ठीक है, 316 आर्टिकल्स और इनकी कार्यकाल अवधि कितनी होती है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ठीक है, यानी कि जब तक ये 65 वर्ष के हो जाएंगे तब तक रह सकते हैं, या फिर दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ दो। रुक्मणी जी देवी के बारे में पूछा गया है कि इनका संबंध किस नृत्य से, तो इनका भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा। अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों, मद्रास में। कहाँ की दोस्तों, मद्रास, यानी कि वर्तमान में चेन्नई बोल सकते हैं। कला क्षेत्र फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की थी मद्रास में। ओके, जो कि यानी कि भारतीय तमिलनाडु हर राज्य की रहने वाली है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आ गए दोस्तों, विटामिन के बारे में पूछा गया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा यानी कि रेटिनोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर हम बात कर ले से इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो रतौंधी रोग, यानी कि रतौंधी रोग है जो कि इसकी कमी से होता है। और ये दोस्तों कहाँ पे होता है, आँखों में दोस्तों रतौंधी रोग होता है। ठीक है, आँखों के सामने जो सो अंधेरा अंधेरा छाता है ना, उसे दोस्तों हमें रतौंधी रोग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कई जो कि फल, हरी सब्जी वगैरह, मछली, ट्रैक्टर, दूध, डेयरी उत्पादन, अंडे, मांस, ये काफ़ी चीज़ें खाने से, जैसे कि आपका दोस्तों गुलाब का फूल हो गया, इत्यादि चीज़ें खाने से हमें यानी कि आँखों की अपनी रोशनी बढ़ती है, तो हमें ये खाना चाहिए, लाभदायक होता है। ठीक है, ये आए आपकी यानी कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताऊं कि आपकी विटामिन टॉपिक से एक क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पहली शिफ्टों में तो नहीं पूछा गया था, बट आज की 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आया। अब आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में पूछ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आपको विटामिन के पूरे टॉपिक को गोल के साथ में रख के आना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये विटामिन से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, सी का रासायनिक नाम, बी का, ठीक है, B2, B3, B5, B7, सी, फिर उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया आपका डी, फिर ई। ठीक है, ये उनके रासायनिक नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पूछा गया है मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो मीठी क्रांति के संबंध को लेकर के अगर दोस्तों हम डिस्कस करें तो इनका संबंध मधुमक्खी पालन से होगा, यानी कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण आकांक्षी पहल है। ठीक है, यानी कि मधुमक्खी पालन को बढ़ाने के लिए दोस्तों भारत सरकार का एक क्या है, महत्वपूर्ण आकांक्षी है, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसका स्थापना यानी कि इस यानी कि पहल को कब शुरू किया गया, तो ये मिशन पूछ सकता है कि इस मिशन को कब शुरू किया गया है, तो 2020 में इनको मिशन को शुरू कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा। और किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो मंत्रालय का नाम पूछे तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत दोस्तों इसे शुरू किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो कि आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखिए, ये आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है और सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन है, यानी कि रिपीट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें उस क्वेश्चन को लेकर के, तो संविधान का यानी कि भाग 4 किससे संबंधित है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो आपका दोस्तों राज्य के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित। ओके, इज दैट क्लियर।
और अगर आर्टिकल्स पूछ ले आपसे यानी कि नीति निर्देश तत्वों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो उससे संबंधित अनुच्छेद भी आपसे पूछ सकता है। यानी कि 36 से 51 जितने भी अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक के सारे अनुच्छेद दोस्तों आपके नीति निर्देश तत्वों से संबंधित होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपके पेपर में, ठीक है, आपने क्या किया है, इस वाले ऑप्शन इस वाले क्वेश्चंस के ऑप्शन में ये दिया हुआ था, अगर उस ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो आपके आंसर का आपके प्रश्न का सही उत्तर। ओके, इज दैट क्लियर। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, डीजे वाले बाबू गाना किसने गाया था? डीजे वाले बाबू जो गाना गाया था बादशाह ने गाया था। ओके, इज दैट क्लियर, बादशाह ने गाया था, जो कि एक बहुत ही बड़े रैपर सिंगर हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आईपीएल में ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? तो आईपीएल में जो ऑरेंज कप दिया जाता है, ये दोस्तों आज की थर्ड शिफ्ट का और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। यानी कि ऑरेंज कप के बारे में पूछा गया था यहाँ पे, और वहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था वो किसको दिया गया था, खिलाड़ी का नाम पूछा था दोस्तों उसमें। ठीक है, अब देखो ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? तो ऑरेंज कप उसे दिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कप से नवाजा जाता है, यानी कि ऑरेंज कप दिया जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर आईपीएल में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रख के चलना होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आज की, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो ये देख लो, यानी कि पूछ लिया कि आईपीएल 2023 में पर्पल कप किसे दिया गया था, मतलब पर्पल कप, ऑरेंज कप पूछा था वहाँ पे, यहाँ पे पर्पल कप पूछ लिया। ऑरेंज पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, बट वो खिलाड़ी के संबंध में पूछा था, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मोहम्मद शमी को दोस्तों क्या मिला था 2023 में, पर्पल कप से सम्मानित किया गया था। ओके, यानी कि पर्पल कप इनको मिला। अब बांग्लादेश में तख्त प्लट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली? तो उसका नाम पूछा गया था अधिकारी का, तो किन से मिली थी? अजीत डोभाल से, अजीत डोभाल से, ये आपका प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, अभी इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपके पेपर में आपकी आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट हो रही है। ठीक है, जिसका भाई बहन का 11 फरवरी को सारे पेपर हो चुके हैं, यानी कि सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, ये था मैटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपका पेपर 12, 13, ठीक है, इसके बाद दोस्तों 15 फरवरी को अगर आपका पेपर है, इसके अलावा 19, 20, 21 को भी अगर आपका पेपर है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपकी जनगणना, यानी कि 11वीं जो जनगणना है उससे एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि बुक, और दोस्तों आपका राइटर से एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपका खेल कूद से एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन भी हो रहे हैं यहाँ पर, और हिस्ट्री से, यानी कि इंडियन हिस्ट्री से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस के चैप्टर से, यानी कि साइंस इकोनॉमी साइंस में आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, जो कि बढ़िया लेवल का इस बार है इकोनॉमिक्स का पोर्शन। काफ़ी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपके उठ रहे हैं, जो कि आपका हरी क्रांति से संबंधित हो गया, जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति, उनसे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नदियों के चैप्टर से, नदियों के टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके वर्तमान में कौन क्या बने हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए SSC GD 2025 11 फरवरी आज से पेपर को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।